pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम टॉपिक करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉमर्स के लिए भी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विद अमेंडमेंट्स। 2 अमेंडमेंट्स हैं 2002 और 2019 वाली, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो 2019 में से क्वेश्चन आता है जो हमारा न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन उसके लिए आपको इसकी हिस्ट्री पता होना, इट मींस कि क्यों आया एक्ट, कब आया, तो ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसलिए जो आज की क्लास में कवर करवाऊंगी वो मैं आपको करवाऊंगी 1986 वाला एक्ट, जो हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में बना था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और 2002 में अमेंडमेंट्स आई थी, ठीक है, उसको कवर करेंगे। जो कल की क्लास होगी वो सारी की सारी उसमें 2019 के एक्ट को हम कवर करने वाले हैं। तो दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। पीजीटी में भी आता है ये क्वेश्चन। चलो, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें 1986 की, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया। आपको पता है इससे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, पता है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, जिसमें कब बना था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम सेलर को, जो हमारा वेंडर है ना, उसको प्रोटेक्ट करते थे कि सारी गलती कंज्यूमर की रहेगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने अपना इस चीज का फायदा उठाना शुरू कर दिया तो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन भी जरूरी होगी। जो कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्ट आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया ये 1986 में। सो एक्ट इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स, passed in the parliament on 24 दिसंबर 1986। अब ये ध्यान रखना, दोनों डेट्स, पास कब हुआ और स्टार्ट मतलब लागू कब हुआ, ठीक है, दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्ट बना किस लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स। पार्लियामेंट में कब पास हुआ, 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1986, एंड इट इम्प्लीमेंट इन द होल इंडिया, पूरे इंडिया में लागू हुआ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। कब से, 15 अप्रैल 1987। लागू कब हुआ, 87 में, लेकिन बना कब, पार्लियामेंट में पास 86 में हो गए थे, इसलिए हम इसको 1986 का एक्ट कहते हैं। तो 24 दिसंबर 1986 को पास हुआ था और 15 अप्रैल 1987 में हमारा जो है स्टार्ट हो गया था। पूरे होल ऑफ इंडिया में स्टार्ट हुआ था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इजी, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल बेसिक, जहां से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कुछ बेसिक बता रही हूँ ताकि जब अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे ना तब आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक पॉइंट पढ़ो, अगर गुड्स एंड प्रोडक्ट में कोई कमी आती है तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट। गुड्स में क्या है, डिफेक्ट है। लेकिन अगर सर्विसेज में कोई कमी आती है तो उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। जो वर्ड है डिफेक्ट वर्ड यूज किया जाता है गुड्स के लिए, कि गुड्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है, अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है, तो गुड्स या प्रोडक्ट के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा डिफेक्ट। जबकि सर्विसेज अगर सही नहीं है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा डेफिशिएंसी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी आल्सो, ठीक है, ये समझ आया। इसके बाद एक होता है यूटीपी। यूटीपी क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यूटीपी क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या आता है देख लो, कहता लाइक फॉर एग्जांपल डिसेप्टिव, फ्रॉडलेंट, जिससे इंजरी हो कंज्यूमर को या अनलॉफुल हो जाए, वो सारी चीजें इसमें आती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो अनफेयर है फॉर द कंज्यूमर्स, राइट। और आरटीपी वर्ड यूज होता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रिस्ट्रिक्टिव मतलब जो लॉ के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्ट है कि ये काम तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टिव। आरटीपी एक्ट 1956 में जो एक्टिविटीज दी गई हैं वो सारी क्या है, आरटीपी, ठीक है, वही आएगा। सो रिस्ट्रिक्ट करते हैं लाइक ट्रेड को, फॉर एग्जांपल एक्सक्लूसिव डीलिंग, रिफ्यूजल टू सप्लाई, टाइम सेल्स, रिटेल प्राइस मैकेनिज्म, मतलब जिससे मोनोपोली क्रिएट होती है और कंज्यूमर्स को नुकसान होता है। आपको पता है कि अगर मोनोपोली क्रिएट होगी किसी चीज की तो सबसे बड़ा नुकसान किसका है, कंज्यूमर का। तो वो सारी जो मना किए गए कि कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना जिससे किसी चीज की मोनोपोली क्रिएट हो, वो किस में आएगा, आरटीपी एक्ट 1956 में। इजी, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक्ट बनाया गया फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स। कब बनाया, 24 दिसंबर 1986 को। लागू कब किया, 15 अप्रैल 1987 को। गुड्स में कोई कमी है तो हम कहते हैं डिफेक्ट, सर्विसेज में कोई कमी है डेफिशिएंसी। यूटीपी होते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हमें अनफेयर है, ठीक है, लाइक फ्रॉडलेंट वगैरह हो गई। और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो लॉ में रिस्ट्रिक्ट की गई है ताकि किसी की मोनोपोली ना क्रिएट हो। यहाँ तक समझ आया। अब आ जाओ मेनली इसके अमेंडमेंट्स पे। अमेंडमेंट्स की बात करें तो देखो छोटी मोटी अमेंडमेंट्स तो काफी बार हो जाती है, लेकिन मेनली 2 ही अमेंडमेंट हुई है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। वो है एक तो 2002 वाली और एक 2019 वाली,
ठीक है, 2 अमेंडमेंट हमें पढ़ने हैं 2002 एंड 2019। अगर मैं 2002 की बात करूं, 2002 में जो अमेंडमेंट हुई है, जो एक्ट का एरिया था वो बढ़ा दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन एक्ट आ गया था 2002 किसकी जगह, जो एमआरटीपी एक्ट है हमारा। एमआरटीपी एक्ट कौन सा होता है, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो 1969-1970 का एक्ट है, इसको हटा के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था 2002 में, और 2002 में ही कोपरा, इसको कोपरा कहते हैं ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, कोपरा में चेंजेस आए, जिसकी वजह से इसका एरिया क्या हो गया, ब्रॉडर हो गया। क्योंकि 2002 से पहले कोपरा में सिर्फ यूटीपी प्रैक्टिसेस को, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को ही डील किया जाता था, किसको, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, और बाकी सारे एमआरटीपी में, मतलब मोनोपोली हो गई, अनफेयर हो गई, रिस्ट्रिक्टिव हो गई दोनों, तो ये किसमें आएगी, हमारी एमआरटीपी में आती थी। लेकिन जैसे 2002 में चेंजेस आए, कोपरा में यूटीपी तो आएगा ही आएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अब यहाँ पे देखो अनफेयर दोनों में है, अब यहाँ पे अनफेयर सिर्फ इसमें रह गया, मतलब अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए कौन जिम्मेवार है, कल्ला कोपरा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आरटीपी का आ गया, यहाँ पे आरटीपी तो था नहीं, तो एक क्वेश्चन किसका आ गया, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का, और एमआरटीपी एक्ट तो खत्म ही हो गया, एमआरटीपी एक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, उसकी जगह आ गया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कौन सा आ गया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, जिसमें एमटीपी, मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और मर्जर एंड अमलगमेशन आ गए। इजी समझ आया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एमआरटीपी एक्ट की जगह हमारा कौन सा आया था, ये कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है। इसको राइट डाउन करो, नेक्स्ट करते हैं। चलो, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या दिए गए, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये तो हम प्लस 2 में भी पढ़ते ही है ना। राइट्स ऑफ कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर के 6 राइट्स दिए गए कोपरा एक्ट में। सबसे पहला राइट टू सेफ्टी, कि कोई भी चीज अगर कंज्यूमर के लिए हानिकारक है, इंजीरियस टू हेल्थ है, तो उसको पहले वार्निंग देनी चाहिए, तो वो जिस चीज में आती है कि उसका राइट है फॉर सेफ्टी, राइट। उसके बाद राइट टू चूज, राइट टू चूज का मतलब है जो चीज उसे पसंद है वही वो लेगा, ठीक है, उसके पास पूरा हक है अपनी पसंद की चीज को चूज करने का, जो सेलर है वो उस पर दबाव नहीं डाल सकता, है ना। राइट टू बी इन्फॉर्म, कि जो प्रोडक्ट वो लेना चाहता है उससे रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर या फ्रॉम द सेलर, ठीक है, वो उसको मना नहीं करेगा, या ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देगा। इजी। राइट टू बी हर्ड, हर्ड का मतलब कि अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो कल को उसकी सुनवाई की जाएगी, ठीक है, उसको कोर्ट केस कर सकता है, वो आगे पढ़ेंगे रिड्रेसल एजेंसीज में, वही नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और राइट टू सीक रिड्रेसल, की अगर सुनवाई होगी तो उसको कोई ना कोई सोल्यूशन भी जरूर मिलेगा कि कैसे उसका नुकसान की भरपाई हो। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि कंज्यूमर को अपनी, अब राइट्स तो पता नहीं ना, सब इतने एजुकेटेड तो है नहीं कि सबको पता हो कि हम इसके खिलाफ केस कर सकते हैं, इस टॉपिक के खिलाफ केस कर सकते हैं, तो इसीलिए राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ऐसी ऐसी चीजें स्टार्ट करना, ठीक है, कंपेन्स चलाना, जिससे लोगों को पता लगे कि उनके राइट्स एक्चुअल है क्या, ठीक है, जैसे जागो ग्राहक जागो, इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये तो थे नॉर्मल से राइट्स ऑफ कंज्यूमर की, एज ए कंज्यूमर हमारे पास क्या क्या राइट है, ठीक है। फिर आता है रिड्रेसल एजेंसीज, कि अगर कुछ गलत होता है कंज्यूमर के साथ, कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, सेलर कोई भी ऐसी हरकत कर देता है, मतलब ऐसा काम कर देता है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है, तो उस टाइम पे हम कहाँ कंप्लेन करेंगे, कैसे कंप्लेन करेंगे, क्या सिस्टम रहेगा, वो आता है रिड्रेसल एजेंसीज में, ठीक है। So COPRA, Consumer Protection Act, provides 3 quasi-judicial machinery for the redressal of consumer complaints. कि कंज्यूमर की कंप्लेन को सुनने के लिए COPRA ने 3 quasi-judicial machinery बनाई है। 3 quasi-judicial के लिए 3 लेवल पे बनाई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। क्वासी का मतलब होता है जो प्रॉपर लीगल बॉडी नहीं है लेकिन उसके पास सारी पावर्स है, लीगल अथॉरिटी है, ठीक है, तो जुडिशियल मशीनरी है। तो 3 लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको लिख लो, इसके आगे इसी को कंटिन्यू करवाती हूँ। अब आएगा जो मेन है डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम ले लो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन बनाएगा, एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है। वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक तो होगा ही होगा। 1986 में यही कहा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बनेगा, लेकिन 1993 में एक अमेंडमेंट हुई जिसमें ये कहा गया कि मोर देन वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट इफ इट थिंक फिट्स, मतलब अगर लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन होने चाहिए तो एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन बनाएगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी स्टेट कमीशन, ये भी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, तो डिस्ट्रिक्ट भी और स्टेट भी दोनों किसके अंदर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। लेकिन जो नेशनल कमीशन है ये किसके अंदर आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही होगा जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। इजी, यहाँ तक समझ आया। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी,
स्टेट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और नेशनल कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब होगा कौन इस कमीशन में, कितने बंदे होंगे, क्या करेंगे? तो कंपोजिशन की बात करें तो एक प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट कौन होगा? जिसके पास क्वालिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट जज की, ठीक है, वो पर्सन जिसके पास डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन है वो ही एज प्रेसिडेंट जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो पार्ट है, मेंबर है, बन सकता है। इसके अलावा 2 अदर मेंबर्स होंगे जिसमें एक वुमेन होनी चाहिए, एक वुमेन एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सेम स्टेट कमीशन की बात करें तो एक प्रेसिडेंट होगा जिसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हाई कोर्ट की जज की। नोटिफिकेशन निकालने के बाद ही इसको क्या बनाया जाएगा? प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, ठीक है। और जो इसकी अपॉइंटमेंट है वो कंसल्टेशन की जाएगी CJI, ये लिख लो भाई साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, CJI के साथ कंसल्ट करके ही इसको क्या बनाया जाएगा? प्रेसिडेंट। CJI क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हैं, ठीक है। और 2 अदर मेंबर्स से 1 वुमेन एटलीस्ट होनी चाहिए। और इधर भी कंपोजिशन में एक प्रेसिडेंट होगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज, यहाँ पे हमारे हाई कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा कि वो पर्सन जिसके पास क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की वो ही एज प्रेसिडेंट बन सकता है। इसकी भी नोटिफिकेशन निकाली जाएगी और CJI के साथ जो है डिस्कस करके कंसल्ट करके ही प्रेसिडेंट इस पर्सन को बनाया जाएगा। और इसमें 4 मेंबर्स, बाकी में तो 2-2 मेंबर्स थे, इसमें क्या है? 4 अदर मेंबर्स होंगे जिसमें एक वुमेन होना जरूरी है, राइट। थर्ड पॉइंट है टर्म्स एंड एज ऑफ मेंबर। टर्म्स एंड एज की बात करें कि जो एक पर्सन है या तो ये 5 साल काम कर सकते हैं या 65 इयर्स के जब ये हो गए उनको तभी रिजाइन करना पड़ेगा, तभी छोड़ना पड़ेगा, मतलब रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल या तो 5 साल काम हो गया उनका या वो 65 इयर्स के हो गए तो उस टाइम पे उनको क्या है? रिटायरमेंट होना पड़ेगा, रिटायर्ड होना पड़ेगा, विच एवर इज अर्लियर। और अगर स्टेट कमीशन की बात करें तो 5 इयर्स तो सेम ही है, लेकिन 67 इयर्स ऑफ एज तक वो काम कर सकते हैं, ठीक है। 5 इयर्स और 67 इयर्स ऑफ एज। और नेशनल कमीशन की बात करें 5 इयर्स और 70 इयर्स ऑफ एज तक इनको छूट दी गई कि 70 साल के जब ये होंगे तभी रिटायर होंगे, या फिर 5 इयर्स हो जाए या 70 इयर्स हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, तो वो क्या हो जाएंगे? नेशनल कमीशन से रिटायर हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बहुत इजी है इसलिए अभी ऐसे करवा रही हूँ। रेजिग्नेशन, कि अगर किसी को रेजिग्नेशन करना हो तो उस टाइम पे वो सिंपली रिटर्न में अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से जाना चाहता है, चाहे स्टेट से, चाहे नेशनल से। तो रिजाइन वो सिंपली एक रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न रेजिग्नेशन देके दे सकता है। और फिर रही बात सैलरी अलाउंसेस, कौन डिसाइड करेगा कि इनकी कितनी सैलरी होगी, कितने अलाउंसेस हो गए? तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इनकी सैलरीज, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इनकी सैलरीज क्योंकि यही अपॉइंट कर रही है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इनकी सैलरीज। यहाँ तक समझ आया? कोई भी सैलरी या अलाउंस देना है कमीशन के मेंबर्स को तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये 1986 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, 2019 वाला भी करवाना है तो इसमें कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। इसको लिखो। फिर एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाती हूँ इसके, ठीक है। तो ये पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, अपील। देखो इसका क्वेश्चन मेरे जब मैंने PhD के एग्जाम दिया था तब भी आया था, ठीक है। तो अगर मैं अपील की बात करूं कि अगर 1986, मैंने यहाँ पे सारी इसलिए लिख दी कि आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। अगर मैं कल 1986 का लिखती तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करके याद कर लेंगे। तो 1986 में जो लिमिट बनाई गई वो बनाएगी अप टू 5 लाख, तो अगर तक की मतलब कंप्लेन है तो हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे। 5 लाख टू 20 लाख किया है तो स्टेट कमीशन में, और 20 लाख से 1 करोड़ किया है तो नेशनल में। 5 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 1 करोड़, ठीक है। लेकिन 2002 में अमेंडमेंट हुई, पढ़ा हमने, 2002 के अमेंडमेंट में चेंज करके इसको क्या कर दिया गया? 5 लाख टू 20 लाख ये नहीं कर दिया, 5 लाख से लेके 20 लाख तक की कंप्लेन है तो वो हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ही सॉल्व करेंगे। 20 लाख से 1 करोड़ है स्टेट कमीशन, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की कंप्लेन है तो नेशनल कमीशन। इजी। क्या हुआ? 5 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, जो कि तुम्हें अगर स्पेसिफिक लिखा आ जाए तो ही याद करनी है, अदरवाइज अब ये वाली नहीं, ये वाली चलती है, ठीक है। तो अब जो 2019 जो नया हमारा चल रहा है ये कोपरा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? अप टू 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ही हो जाएगा। 1 करोड़ की जितनी भी, 1 करोड़ तक की जितनी भी कंप्लेंट्स है, 0 to 1 करोड़ सारी किसमें डील होंगी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ टू 10 करोड़, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की जो डील मतलब लगा लो कंप्लेंट्स हैं वो स्टेट कमीशन में, और 10 करोड़ से ज्यादा वाली नेशनल कमीशन में। ये तो किसने कहा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने। लेकिन कंपनी एक्ट में 2021 में इसको चेंज कर दिया। 2021 में कंपनी एक्ट ने एक अमेंडमेंट निकाली जिसमें कहा गया कि 50 लाख तक की कंप्लेंट्स किसमें जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। 50 लाख से 2 करोड़ तक की कंप्लेन जाएंगी स्टेट में, और 2 करोड़ से ऊपर जितने भी कंप्लेन है सारी जाएंगी नेशनल कमीशन में। तो क्वेश्चन बनता है कि आपको ये दोनों याद करनी है। अगर आ जाए अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
2019 तो ये वाला लिखना है, लेकिन अगर आ जाए कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग तो ये वाला लिखना है। इजी, ठीक है, मुझे ये वाला आया था, मेरा ठीक था ये। चलो ये समझ आया। इसके अलावा देखो, इसके अलावा और क्या करना है कि अगर कोई भी पर्सन डिस्ट्रिक्ट फोरम से या डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कोई भी सॉल्यूशन दिया, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो फर्दर अपील किसके पास करेगा, स्टेट कमीशन के पास करेगा विद इन 30 डेज। 30 डेज नॉर्मली होते हैं, लेकिन अगर वैलिड रीजन है कि मैं क्यों लेट हो गया तो 15 डेज एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए 45 डेज। इसमें 30 वैलिड, 30 नॉर्मल और 15 डेज तभी मिलेंगे अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो। सेम ऐसे ही कोई पर्सन स्टेट कमीशन से अगर नहीं एग्री है तो वो किसमें जा सकता है, नेशनल कमीशन में भी जा सकता है। लेकिन ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट चला गया, स्टेट के बाद नेशनल, हम एक लेवल अप ही कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई नेशनल कमीशन के पास नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट। किसके पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है विद इन 30 डेज। इजी, ये समझ आया, ठीक है। पर लेकिन एक लेवल अप ही हम जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे बात पेनल्टी की। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पेनल्टी। लिखो पेनल्टी की अगर मैं बात करूं तो इम्प्रिजनमेंट भी होगी और फाइन भी लगेगा, ठीक है, जेल भी होगी और फाइन भी लगेगा। तो कितना लगेगा वो लिखना है कि 1986 के एक्ट में कितना फाइन कहा गया पेनल्टी में और कितना हमें क्या कहा गया कि फाइन लगेगा और इम्प्रिजनमेंट। तो अगर मैं इम्प्रिजनमेंट की बात करूं, जेल की बात करूं, तो कितना होगा, नॉट लेस देन 1 मंथ बट नॉट मोर देन 3 इयर्स। तो क्या हो गया, 1 मंथ से लेके 3 साल तक की सजा हो सकती है। कितने की, फ्रॉम 1 मंथ टू 3 इयर्स। और फाइन कितना हो सकता है, फाइन मिनिमम 2000 से लेके मैक्सिमम 10,000 तक हो सकता है। कितना, 2000 से लेके 10,000 तक हमारा क्या हो सकता है, फाइन हो सकता है अकॉर्डिंग टू 1986। और बोथ, या फिर दोनों ही लग सकते हैं कि जेल भी हो गया फाइन भी लग गया। किसको, सेलर को, जिसने मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई है। और कंप्लेन जो पेनल्टी है, ये ध्यान रखना, पेनल्टी के अगेंस्ट कभी अपील नहीं होती कि हमें पेनल्टी नहीं भरनी। पेनल्टी तो आपको फाइन मतलब भरनी पड़ेगी। आप इसके अलावा जो भी है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो आगे कंप्लेन, ठीक है। तो नो अपील अगेंस्ट पेनल्टी, ये बात समझ आया। तो अगर मैं पेनल्टी का पॉइंट बनाऊं, यहाँ पे बना लोगे अपना, लिख लो नोट्स में, मेरे पास तो है नोट्स। पेनल्टी की अगर मैं बात करूं तो पेनल्टी में इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 1 मंथ से 3 मंथ तक का, फाइन भी हो सकता है 2000 से 10,000 तक का, और दोनों भी लग सकते हैं। और नॉट अपील अगेंस्ट पेनल्टी। इजी, ये हो गया। अब एक और पॉइंट लिखो, कंप्लेन का प्रोसीजर क्या रहेगा, कि जब कंप्लेन करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। देखो क्या लिखा है, कहता है कंप्लेन कैन बी सिंपली फाइल्ड ऑन अ प्लेन पेपर पे भी हम लिख सकते हैं। इट शुड कंटेन द डिटेल्स ऑफ कंप्लेनर, मैं कंप्लेन कर रही हूँ तो मेरी डिटेल्स भी आएंगी और अपोजिट पार्टी की डिटेल्स भी आएंगी। कंप्लेन जो है रजिस्टर कर सकते हैं बाय अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल भी दे सकती हूँ मैं, ठीक है, और थ्रू ऑथोराइज्ड एजेंट, कि मैंने आगे सपोज करो कोई वकील करके कंप्लेन करवा दी तो वो मेरा ऑथोराइज्ड एजेंट है जिसको मैंने अथॉरिटी दी है। बाय पोस्ट एड्रेस टू रिड्रेसल एजेंसी। इजी। फिर है कंप्लेन कैन फाइल द कंप्लेन विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द डेट, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन विच द कॉज ऑफ डिस्प्यूट अरोज, कि जिस टाइम पे वो डिस्प्यूट हुआ है उसके 2 साल के अंदर अंदर ही हम कंप्लेन कर सकते हैं। अगर उस चीज को 2 साल से ज्यादा हो गए, किसी चीज को मैंने लिए हुए 2 साल से ज्यादा हो गए और फिर मैं कंप्लेन कर रही हूँ तो वो कंप्लेन नहीं मानी जाएगी। तो कितना टाइम पीरियड होता है, विद इन 2 इयर्स, डिस्प्यूट के 2 साल के अंदर अंदर मुझे कंप्लेन करनी होती है, ठीक है। और कंप्लेन सॉल्व करने का कितना टाइम होता है, कि जो कंप्लेन आई उसको कोर्ट कितने टाइम में सॉल्व करेगी। तो अगर विदाउट लैब टेस्टिंग है तो 1 साल मतलब 12 मंथ, अगर कोई चीज विदाउट लैब टेस्टिंग है, और लैब टेस्टिंग के साथ है तो 15 मंथ, ठीक है। तो जब कंप्लेन सॉल्व करनी है तो 12 मंथ का टाइम लेगी कौन, कोर्ट रिड्रेसल एजेंसीज। अगर विदाउट लैब टेस्टिंग है, अगर उस प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग करवानी है तो उसको 15 मंथ का टाइम भी लग सकता है सॉल्व होने में। इजी, ये थी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा एक चीज रहेगी, कैविएट वेंडर एंड कैविएट एम्प्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हु इज कैविएट वेंडर, लिखो हु इज कैविएट वेंडर। वेंडर क्या होता है, सेलर। तो ये है लेट द सेलर बीवेयर, लेट द सेलर बीवेयर। ये किसके अकॉर्डिंग है, कोपरा के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने सेलर को बीवेयर किया और कंज्यूमर के लिए स्टेप्स उठाए। और पहले, इससे पहले क्या चलता था, कैविएट एम्प्टर। क्या चलता था, कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर क्या होता था, लेट द बायर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर। और ये कब चलता था, जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ठीक है।
कैविट वेंडर लेट द सेलर बीवेयर, किस एक्ट का मतलब लगा लो साइन है कोबरा का। और कैविट एम्प्टर क्या था, इससे पहले कैविट एम्प्टर चलता था लेट द बायर बीवेयर, जो कि किसमें चलता था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। ये था आपका पूरा टॉपिक कोबरा 1986 का। ठीक है, जितना मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे आपके इसमें से कवर होते हैं। कल हम करेंगे 2019 वाला है, तब तक के लिए इसको कर लो। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,